नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद वशिष्ठ एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर हम सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि पढ़ रहे थे और उसके उद्देश्यों तक आ चुके थे। तो आइए उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने विद्यार्थी मित्रों सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि पढ़ी और इस विधि में हमने काफी कंसेप्ट देखे और अब आगे जो कंसेप्ट आने वाला है उसको देखते हैं। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के हम उद्देश्य पढ़ रहे थे, 5 उद्देश्य हम पढ़ चुके थे। अब छठा उद्देश्य है कि परंपरागत यानी कि प्राचीन समय से चली आ रही शिक्षण विधियों की कृत्रिमता के विपरीत परंपरागत शिक्षण विधियों की कृत्रिमता के विपरीत छात्र सहभागिता में वृद्धि करना। क्लियर है? यानी कि जो परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स चले आ रहे हैं उनके जगह छात्र की सहभागिता में वृद्धि करना, ये एक इसका मुख्य उद्देश्य भी माना जाता है। इसके अलावा अनुभवों का आदान प्रदान करके सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करना। क्लियर है? तो अनुभवों का आदान प्रदान करके, एक दूसरे से अनुभवों का आदान प्रदान करके जो सामूहिक डिसीजन है, ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिसीजन है, उसको लेने की क्षमता में क्या कर देना? वृद्धि करना। इसके अलावा अध्यापक व शिक्षकों के मध्य सामाजिक दूरी को कम करना। अध्यापक और शिक्षकों के बीच में सामाजिक दूरी को कम करना, यानी जो गैप क्रिएट हो रखा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उस चीज को दूर करने के लिए भी कहीं ना कहीं इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थी मित्रों। ठीक है ना? चलिए जी, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के, यानी ये जो हम सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि पढ़ रहे हैं इसके 2 भाग माने जाते हैं। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के 2 भाग माने जाते हैं। एक तो औपचारिक वर्ग योजना, और दूसरा अनौपचारिक वर्ग योजना। क्लियर है? औपचारिक वर्ग योजना और दूसरा अनौपचारिक वर्ग योजना, ये इसके 2 भाग माने जाते हैं। समझ लीजिए इस बात को और फटाफट से इसको कीजिए आत्मसात। फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब जो अगला कंसेप्ट वो ये है कि जो औपचारिक वर्ग योजना है, औपचारिक वर्ग योजना जो है
इस औपचारिक वर्ग योजना के 4 भेद या 4 प्रकार माने जाते हैं, वो कौन कौन सा है? तो नंबर 1, सामूहिक वाद विवाद। नंबर 2 पर विचार समिति। नंबर 3 पर विचार गोष्ठी। और नंबर 4 पर जो माना जाता है वो है कार्यशाला। जिसे हम अंग्रेजी में वर्कशॉप कहते हैं। क्लियर है? तो औपचारिक वर्ग योजना के 4 प्रकार माने गए हैं। नंबर 1 पर सामूहिक वाद विवाद, नंबर 2 पर विचार समिति, नंबर 3 पर विचार गोष्ठी और नंबर 4 पर कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप। और ये चारों के चारों किसके पार्ट माने जाते हैं? औपचारिक वर्ग योजना के 4 पार्ट माने जाते हैं। फटाफट इसको कीजिए आत्मसात, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत की जाती है। किसकी भावना जागृत की जाती है? आत्मविश्वास की भावना जागृत की जाती है। बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। इसके अलावा इस विधि के द्वारा छात्रों की प्रेरणा शक्ति का विकास होता है। मतलब उनको आगे सीखने के लिए मोटिवेशन मिल पाता है। ठीक है ना? इसके अलावा यह विधि विद्यार्थियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्र निर्णय यानी सेल्फ डिफेंस, कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता, विचारों के स्पष्टीकरण की क्षमता, विचारों के स्पष्टीकरण की क्षमता तथा चिंतन व तर्क आदि। चिंतन व तर्क आदि मानसिक योग्यताओं का विकास करती है। यानी कि इस विधि से बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की, विचारों के स्पष्टीकरण की, चिंतन और तर्क करने जैसी मानसिक योग्यताओं का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो ये विधि कहीं ना कहीं एसएसटी के इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स में से तो एक है ही, कहीं ना कहीं दैनिक जीवन से जुड़ी हुई महसूस होती है। फटाफट से इसे दिमाग में एक बार छाप लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए जी, तो ये तो इसके अपने को अभी तक क्वालिटी पता चल रही थी कि इस विधि से
क्या क्या क्वालिटियां निकल के आती हैं। लेकिन इस विधि में कुछ दोष भी हैं। वो क्या है कि इस विधि के अंतर्गत बड़े कक्षा हॉल या भवनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? यानी इस विधि के अंतर्गत हमें बड़े आकार के कक्षा हॉलों की, बड़े आकार के भवनों की आवश्यकता होती है, और ऐसी स्थिति के अंदर फिर वो हम नहीं अरेंज कर पाते तो फिर ये विधि इफेक्टिव साबित नहीं होती। ठीक है ना? इसके अलावा कई बार विषय विशेषज्ञ एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं जिसके कारण विद्यार्थियों के विचार सामने नहीं आ पाते। ठीक है? मतलब कई बार विषय विशेषज्ञ क्या करते हैं, एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं जिसके कारण विद्यार्थियों के विचार, मतलब जैसे मान लो कोई चर्चा हो रही है विचार समिति की, विचार गोष्ठी की, तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट के टीचर ने इतना ज्यादा बोल लिया कि अब आखिरी में बच्चों को बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बच्चों के क्वेश्चन करने का टाइम ही खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ एकाधिकार स्थापित होने पर यह समस्या होना आम है। इसके अलावा यह विधि शर्मीले तथा मंदबुद्धि बालकों हेतु उपयोगी नहीं है। ठीक है ना? यानी कि ये विधि जो है ये शर्मीले और मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाते या फिर कठिन समस्याओं को देख करके उनमें भय व्याप्त हो जाता है, वो भयाक्रांत हो जाते हैं, वो उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। तो कुल मिलाकर के ये विधि शर्मीले और मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी विधि साबित नहीं होती। इसके अलावा कई बार अध्यक्ष की राय पक्षपात पूर्ण होने के कारण समस्या से संबंधित सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। क्योंकि सीधी सी बात है, पैनल चर्चा चल रही है या विचार समिति चल रही, विचार गोष्ठी चल रही, कार्यशाला चल रही है, अब उसमें जो अध्यक्ष है वो पक्षपात कर ले, वो साहब राय ऐसी दे दे जो किसी एक पर्टिकुलर फेवर में जा रही हो, तो वहां पर फिर क्या है कि ऑफिशियली पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ पाता, पक्षपात हो जाता है ना। तो फटाफट से ये जो बताई गई चीजें इनको आत्मसात कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अध्यापक या मैं कहूं कि सामान्यतः अध्यापक इस विधि से बचने का प्रयास करते हैं, इस विधि से बचने का प्रयास करते हैं क्योंकि इस विधि के प्रति शिक्षकों का
परंपरावादी दृष्टिकोण रहता है। परंपरावादी दृष्टिकोण रहता है। क्लियर है ना? तो सामान्यतः अध्यापक इस विधि से क्या करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस विधि के प्रति शिक्षकों का परंपरावाद, वो सोचते हैं कि व्याख्यान विधि ज्यादा बढ़िया है बजाय कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि की। तो वो क्या करते हैं, इस विधि से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं विद्यार्थी मित्रों। इसके अलावा इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को कार्य संचालन का भय बना रहता है। कार्य संचालन का भय बना रहता है, यानी बच्चों को डर लगता है कि कहीं जिम्मेदारी उसको ना दे दें, तो वो इस विधि से बचने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसके अलावा यह विधि विषय वस्तु पर एकाधिकार स्थापित करने की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। क्लियर है? विषय वस्तु पर एकाधिकार स्थापित करना हो तो यह मेथड यूजफुल साबित नहीं हो पाता। इस विधि का कुछ मुख्य दोष नजर आते हैं। फटाफट से इसको आत्मसात कीजिए, फिर अगले पेज पर मैं कुछ मुद्दों पर बात करता हूं आपसे। चलिए जी, अब सुने। ये जो विधि अपन समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि पढ़ रहे हैं, इस विधि के अंतर्गत समय की दृष्टि से यह विधि समय व धन दोनों की ही दृष्टि से खर्चीली विधि है। ये तो एक कुछ विधियों का यूनिवर्सल दोष है, क्योंकि केवल एक टॉपिक पर, एक मेथड पर अगर आप बेस्ड रहेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं समस्याएं तो आनी ही आनी है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी मित्रों, ये थी अपनी समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। अब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमने टीचिंग मेथड का कंसेप्ट किया पूरा। टीचिंग मेथड के अंदर हमने पढ़ ली व्याख्यान विधि, हमने पढ़ ली प्रश्नावली विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और अपने समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। क्लियर कट बात है। अब साहब मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आगे आ रहा है, और वो बेसिक कंसेप्ट है शिक्षण अनुदेशन सामग्री। शिक्षण अनुदेशन सामग्री, जिसे अंग्रेजी में TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। क्लियर है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अनुदेशन सामग्री। अब सबसे पहले तो अपन इन दोनों शब्दों को देखेंगे कि शिक्षण तो क्या है और अनुदेशन क्या है, पहले ये बात समझेंगे। तो अगर हम सबसे पहले एक तरफ लिखते हैं शिक्षण, तो इस शिक्षण में एक शब्द छुपा हुआ है शिक्षा, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। इस शिक्षण के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है शिक्षा, और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, यानी कि ज्ञान लेना या फिर ज्ञान देना। यह बात ध्यान रखना।
शिक्षण, शिक्षा छुपा हुआ है संस्कृत भाषा के शिक्षित धातु से, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। और दूसरा शब्द है अनुदेशन, जिसे अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन का मतलब है टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाएं प्रदान करना। क्या करना? सूचनाएं प्रदान करना। तो शिक्षण अनुदेशन सामग्री, जिसको हम TLM भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके अंदर शिक्षण और अनुदेशन ये दो शब्द छुपे हुए हैं। शिक्षण में शिक्षा शब्द निकल के आता है, जिसका अर्थ है सीखना है सिखाना, और अनुदेशन को कहते हैं इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाएं प्रदान करना। तो अब आप खुद समझें, शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षण करवाने के लिए, उसे प्रभावी बनाने के लिए, सूचनाएं प्रदान करने के लिए, उसे प्रभावी बनाने के लिए जो भी माध्यम या तरीके अपनाए जाते हैं, उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप? तो फटाफट से इसको आत्मसात कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब देखो, ये जो शिक्षण अनुदेशन सामग्री है, इसे हम मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटते हैं, और ये तीन प्रकार परंपरागत प्रकार भी माने गए हैं। ध्यान रखना, शिक्षण अनुदेशन सामग्री के तीन प्रकार माने जाते हैं मुख्य रूप से, जो इसके परंपरागत तीन प्रकार भी हैं। और इन तीन प्रकारों में पहली सामग्री जो मानी जाती है वो मानी जाती है श्रव्य सामग्री। दूसरी जो मानी जाती है वो दृश्य सामग्री, और तीसरी जो मानी जाती है वो है श्रव्य दृश्य सामग्री। यानी कि शिक्षण अनुदेशन सामग्री या सहायक सामग्री को अगर परंपरागत तरीके से तोड़ा जाए तो ये तीन प्रकारों की निकलती है: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। फटाफट से इस कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर आगे एक एक करके इनको मैं आपको समझाता हूं। चलिए जी, अब सबसे पहले हम लेते हैं श्रव्य सामग्री, जिसे अंग्रेजी में ऑडियो एड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियो एड्स भी कहते हैं। श्रव्य सामग्री जो है उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि यह सामग्री केवल श्रवण यानी कि सुनने हेतु, श्रवण यानी कि सुनने हेतु प्रयुक्त की जाती है। ध्यान रह जाएगा, ये सामग्री जो है ये केवल श्रवण यानी कि सुनने के लिए प्रयुक्त की जाती है। दूसरा, यह सामग्री उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु उपयोगी है। यानी कि इस सामग्री का उपयोग हायर क्लासेस के अंदर बड़ी कक्षाओं के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है और श्रवण या सुनने के लिए प्रयुक्त होती है। तो
तो मुद्दा अब ये आता है कि भाई साहब ये होती कौन कौन सी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, कौन कौन सी है सामग्री। तो उन सामग्रियों के अंदर अगर अपन एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे कि मान लीजिए रेडियो, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, पहला रेडियो और दूसरा टेप रिकॉर्डर। रेडियो के बारे में एक बात ध्यान रखना, रेडियो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, हमारे बड़े बूढ़े भी रेडियो सुनते आ रहे हैं। रेडियो जो है इसका आविष्कारक जो है, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, इसके जो आविष्कारक हैं वो है साहब मार्कोनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। रेडियो एक श्रव्य सामग्री है और इसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं, मार्कोनी। जबकि टेप रिकॉर्डर से संबंधित फैक्ट जो आपको याद रखना वो ये है कि इससे संबंधित एक शैक्षिक टेप संग्रहालय की स्थापना एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली में की गई। क्लियर है ना। टेप रिकॉर्डर से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना कि टेप रिकॉर्डर से संबंधित एक शैक्षिक टेप संग्रहालय की जो स्थापना है वो एनसीईआरटी के द्वारा नई दिल्ली के अंदर की गई है। ये दिमाग में रखिएगा, फटाफट से इसको अपने आत्मसात कीजिए, फिर अपन अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। चलिए जी, अब साहब तीसरा उदाहरण आता है और वो है लिंगवा फोन। ये रीट भर्ती के अंदर वरिष्ठ स्कूल जो वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा होती ग्रेड 2 उसमें भी आ चुका है, बार बार नाम बदल के। कैसे आता है तो सुनो। पहली बात तो इस लिंगवा फोन को एक नाम से और जाना जाता है और वो क्या है, सीता वाद्य। लिंगवा फोन को सीता वाद्य भी कहते हैं और ये सीता वाद्य उच्चारण से संबंधित दोषों को दूर करने में प्रयुक्त सामग्री है। उच्चारण से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन सी मानी गई है, लिंगवा फोन यानी कि सीता वाद्य। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक अभियान चला था SSA, जिसे हम कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, और यह अभियान चला था 2001-2 में, जिसका चलने का उद्देश्य था कि सभी को शिक्षा मिल सके, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जाए, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सभी बच्चों को बच्चियों को मिले, सभी साक्षर बने, सब पढ़ें सब बढ़े। तो साहब इसमें क्या होता था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कठिनाई होती है, जैसे कोई बॉय को बाय बोलता है, कोई कोलकाता कोलकाता बोलता है, समझ रहे हैं आप। तो भैया उनको इस उच्चारण दोष को कैसे दूर किया जाए, तो एक स्पीकर के जैसा दिखाई देने वाला यंत्र होता है जिसे कहते हैं लिंगवा फोन। उसमें जिन कठिन शब्दों को बोलने में बच्चों को तकलीफ आ रही है उन कठिन शब्दों को उस यंत्र में फीड कर दिया जाता है, और जैसे ही उस यंत्र के अंदर से बच्चे को वो ओरिजिनल शुद्ध उच्चारण सुनाया जाता है तो बच्चे को खुद की गलती का एहसास होता है और बच्चा उस अशुद्ध उच्चारण के दोष को दूर करने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं। और खास बात एक और बता दूं कि
फोन के प्रयोग हेतु लिंगवा लैब या प्रयोगशालाएं स्थापित करवाई गई। यानी सर्व शिक्षा अभियान में इस बात को देखते हुए कि लिंगवा फोन का इस्तेमाल करके बच्चों का उच्चारण दोष सुधारें, उसके लिए लिंगवा लैब्स की स्थापना की गई, जहां बच्चों के उच्चारण दोष को दूर करने का प्रयास किया जाता था। और विशेष सितारा बिंदु यह है कि राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ लिंगवा लैब, राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ लिंगवा लैब झालाना डूंगरी जयपुर में स्थापित है। क्लियर है ना? वहीं जहां राजस्थान पत्रिका का कार्यालय है, वहीं जहां राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्यालय है, तो वहां पर अपनी ये कुछ 4-5 बातें याद रखनी पड़ेगी कि लिंगवा फोन सीतावाद्य है, श्रव्य सामग्री है, उच्चारण से संबंधित दोषों को दूर करने प्रयुक्त होता है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको ज्यादा प्रचलन में लाया गया 2001-2 से, और इसके लिए लिंगवा लैब की स्थापना की गई और राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ लिंगवा लैब झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर स्थापित करवाई गई है। फटाफट से इसको आत्मसात कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, इसके बाद में है साहब नंबर 4 पर ग्रामोफोन। और ग्रामोफोन को चूड़ी का बाजा भी कहते हैं। और एक विशेष बात, इसे स्वर्ण भोंपू भी कहा जाता है। इसे स्वर्ण भोंपू भी कहा जाता है। सोने के रंग जैसा एक भोंपू जैसा यंत्र होता है जिसको हम ग्रामोफोन कहते हैं। और इस ग्रामोफोन के अंदर काले रंग के बड़े आकार की सीडी का प्रयोग होता है, काले रंग की आकार की और गोल आकार की बड़ी सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है, जिनके ऊपर जगह जगह गोले बने होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं, सर्कल्स। और सर्कल्स को कहते हैं चूड़ी, यानी कि ग्रिप। और इसी वजह से इसे चूड़ी का बाजा भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी मित्रों, अब हमें श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण पूछेगा तो 4 याद रखना जिंदगी भर। एक तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन और ग्रामोफोन। क्लियर है? फटाफट से इसको क्लियर करो और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं दृश्य सहायक सामग्री। भाई श्रव्य तो हो गई, अब दृश्य सहायक सामग्री। अब दृश्य सहायक सामग्री है क्या? तो पहले तो ये समझो कि ये सामग्री केवल दिखाई देती है। ये सामग्री केवल दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती, केवल दिखाई देती है। दूसरा, इनका प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए, इनका उपयोग या प्रयोग छोटी कक्षाओं हेतु किया जाता है। यानी कि छोटी क्लासेस के अंदर, प्राइमरी क्लासेस के अंदर इन सामग्रियों का प्रयोग ज्यादा होता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है मैं इसको अगले पेज पढ़ लूंगा, तब तक आप इस कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब साहब अगर दृश्य सामग्री के अपन एग्जाम्पल लें तो नंबर 1 जैसे मान लीजिए चार्ट, मॉडल, नक्शे, सारणी,
एटलस, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, शामपट, ग्लोब, इंडेक्स, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज, फिल्म स्ट्रिप, डायस्कोप, एपिडायस्कोप आदि। ये कुछ सामग्रियों के नाम मैंने लिखे हैं, जिनमें से आप अगर पिछले रीट का पेपर उठा के देख लें, या ग्रेड सेकंड का पेपर उठा के देख लें, सी टेट का पेपर उठा के देख लें, एच टेट को उठा के देख लें, तो आपको ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो इससे बाहर आई हो। लगभग संपूर्ण चीजें यहां पर मैंने मर्ज कर दी है। एक बार इनको देख लीजिए, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, चार्ट, मॉडल, नक्शे, सारणी, एटलस, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, ग्लोब, इंडेक्स, यहां तक तो सब समझ में आ रहा है आपको। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये टोटल 18 चीजों के मैंने उदाहरण बता दिए हैं। तो साहब इसके अंदर अब आपको दिमाग क्या लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि इसमें काफी कुछ चीजें तो ऐसी है जो आपको सरल लग रही होंगी, लेकिन जो चीजें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसमें एक तो साहब ये शामपट है, एक साहब आपके बुलेटिन बोर्ड है, एक फ्लैनल बोर्ड है, एक स्लाइड है, ट्रांसपेरेंसी है, फिल्म स्ट्रिप है, डायस्कोप है, एपिडायस्कोप है और एनसाइक्लोपीडिया। ये आपको थोड़ा सा देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंसेप्टिव नॉलेज से जुड़े हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझ रहे हैं? फटाफट से एक बार इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले पेज पर। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते अगले पेज पर। चार्ट, मॉडल, नक्शे, सारणी, एटलस, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, शामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड। लेकिन इन 18 कंटेंट्स में से आपको जो इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं उनके ऊपर मैंने मार्क कर दिया है। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझो, जैसे मान लीजिए अपन इसमें से यहां पर एक छोटा सा उदाहरण ले लिया, जैसे हमने शामपट। तो शामपट से संबंधित 2-5 बातें आपको पता होना बहुत जरूरी विद्यार्थी मित्रों। पहला तो ये कि यह सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सामग्री है। यानी जिस प्रकार एक केंचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, उसी प्रकार से एक शामपट भी शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। यानी कि ये शिक्षक का सच्चा मित्र भी माना जाता है, ठीक है। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी वो ये है कि लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्लियर है?
तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला उदाहरण मैंने श्यामपट्ट का लिया और श्यामपट्ट के अंदर मैंने बताया कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सामग्री है, शिक्षक का सच्चा मित्र बताया गया है, लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये चीजें आपको इसमें दिमाग में रखनी है। फटाफट से क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं बुलेटिन बोर्ड की। ये बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो आप कभी भी देखना, कोई सरकारी दफ्तर हुआ, स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, पुलिस थाना हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, डॉक्टर का हुआ, वहां जब आप जाते हो तो वहां आपको एक बड़ा सा लकड़ी का आकार का बना हुआ एक बोर्ड नजर आता है। उस बोर्ड को कहते हैं नोटिस बोर्ड, इंफॉर्मेशन बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड। क्यों लगाया जाता है? ताकि क्या खोया, क्या पाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आज की कोई लेटेस्ट सूचना, कोई सुविचार, ये सब उसके ऊपर रिप्रेजेंट होता है, उस पर सूचनाएं दिखाने के काम आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे सूचना पट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूचना पट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड को दूसरा नाम क्या है? नोटिस बोर्ड या सूचना पट्ट। लेकिन अगर अपन बात करें तो जैसे अपन ने उसके बाद वाला जो उदाहरण लिया था वो था साहब अपने फ्लैनल बोर्ड। तो फ्लैनल बोर्ड क्या होता है ये समझो। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप बीएड कर रहे थे तो आपने जितने भी लेसन प्लान बनाए थे उसका प्रस्तुतिकरण आपने एक चार्ट के माध्यम से, जब भी जाते थे टॉपिक तो चार्ट चिपका देते थे क्लास में जाते ही, यही करते थे ना। लेकिन जब फाइनल लेसन प्लान बना था तो उसमें आपको क्या कहा गया था? एक हार्ड बोर्ड लेके आओ। तो लड़के तो थर्माकोल का गत्ता लगा लाए, लड़कियां 4-5 हजार खर्च करके कुछ बढ़िया सृजनात्मक कुछ कार्य करके लाई। तो साहब जो लड़के हार्ड बोर्ड बना के लेके आते हैं, या जो भी लास्ट में फाइनल लेसन में हार्ड बोर्ड बनता है और उस पर सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, वो बोर्ड, उस हार्ड बोर्ड को ही फ्लैनल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये एक दृश्य सामग्री है, ये ज्यादा दिमाग में आपको रखना है। तो ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसे प्रकरण के सामग्री प्रस्तुतिकरण हेतु, प्रकरण के सामग्री प्रस्तुतिकरण हेतु प्रयुक्त हार्ड बोर्ड भी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहते हैं? और हार्ड बोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये टॉपिक से जुड़ी हुई सामग्री का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, रिप्रेजेंटेशन करने के काम आता है। समझ गए आप? इसके अलावा अपन ने एक देखा था स्लाइड और ट्रांसपेरेंसी। ये भी देखते हैं कि क्या है। तो साहब स्लाइड क्या है ये समझो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल, और उसमें मैं टॉपिक ले रहा हूं अधिगम यानी कि लर्निंग। अब मैं आपसे ये कहूं अधिगम वाले टॉपिक में कि साहब विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो अधिगम है। इतनी देर में पर्दे के ऊपर अधिगम लिखा हुआ जाता है। फिर मैं कहता हूं कि व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को ही अधिगम कहते हैं। तो ये लाइन अगर लिखी हुई आ रही है, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं टॉपिक वैसे वैसे आपके सामने प्रकट हो रहा है, वैसे वैसे चलता जा रहा है, तो ये प्रोसेस जिस नाम से जानी जाती है वो स्लाइड प्रेजेंटेशन के नाम से जानी जाती है। तो किसी भी विषय वस्तु का कंप्यूटरीकृत प्रदर्शन ही स्लाइड कहलाता है विद्यार्थी मित्रों। तो मैं लिख देता हूं, विषय वस्तु का कंप्यूटरीकृत
प्रस्तुतिकरण स्लाइड्स के नाम से जाना जाता है। स्लाइड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो भी अपन पीपीटी वगैरह बनाते हैं, पावर पॉइंट टीचिंग होती है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर स्लाइड का ही जीता जागता उदाहरण है, जिसमें मैंने 20 प्रश्न आपको करवाने, तो एक टाइम पर एक क्वेश्चन आएगा तो उसकी एक स्लाइड है, फिर दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी, इस प्रकार से स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब साहब इसके बाद में अपने पास में उदाहरण थे ट्रांसपेरेंसी और फिल्म स्ट्रिप का। आइए ये भी देखते हैं। क्या होती है ये ट्रांसपेरेंसीज, इसको समझो। ट्रांसपेरेंसीज क्या होती है, तो इस कंटेंट को मैं आपको समझा देता हूं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि एक प्रोजेक्टर का नाम आपने सुना होगा, प्रोजेक्टर। उस प्रोजेक्टर के अंदर एक सामग्री यूज होती है, जैसे अपने फोटोकॉपी वाला पेपर आता है ना, A4 साइज का, सफेद कागज का, वैसे एक A4 साइज की पन्नी की शीट भी आती है, ट्रांसपेरेंट होती है, थोड़ी मोटी शीट होती है। उसके ऊपर जो ज्यादातर ज्योग्राफी के जो टीचर हैं, भूगोल के जो टीचर हैं, वो परमानेंट मार्कर यानी कि नॉन रिमूवेबल मार्कर से कोई भारत का अपवाह तंत्र बना लिया, या भौगोलिक स्थिति बता दी, या साहब खाड़ी तंत्र बता दिया, या जलवायु प्रकोष्ठ बता दिए, तो इसके लिए फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर परमानेंट मार्कर से लिख दिया, और फिर उसको साहब उस ट्रांसपेरेंसी को जैसे प्रोजेक्टर में लगाते हैं तो वो बड़े आकार में हमें शो हो जाती है, बड़े आकार में प्रदर्शित हो जाती है। इससे फिर वो टीचर उस चीज को हमें क्लियर करता है। तो ये जो कंटेंट आता है, जो प्रोजेक्टर में प्रयुक्त वो जो सामग्री है, वो पन्नी की शीट है, उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंसी विद्यार्थी मित्रों कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। यह प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होती है, ट्रांसपेरेंसी कहलाती। लेकिन इसके अलावा भी एक उदाहरण मैंने अभी आपको और बताया था, वो है साहब फिल्म स्ट्रिप। अब ये फिल्म स्ट्रिप क्या है, पहले तो ये समझे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, फिल्म स्ट्रिप के बारे में मैं आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा, बाइस्कोप देखा है, बाइस्कोप, जिसके अंदर में ऐसा अलग से ऐसे कैमरा दिखाया जाता है, उसमें अलग अलग आकृतियां चलती रहती है। या मैं आपको बताऊं तो पुराने टाइम पे, ज़्यादा पुराना भी नहीं, जब हम छोटे थे तो पहले आज के टाइम के स्मार्टफोन्स नहीं थे जिनसे आज हमारे 50 प्रकार का मुंह बना करके सेल्फी ले लेते हैं। उस समय कैमरे चला करते थे रील वाले, कोडेक के, उसमें 50 रील वाला कैमरा होता था, 100 रील वाला कैमरा, फिर एक फोटोग्राफर आता था, फोटो खींचता था हमारी, और उसमें बिल्कुल सीधा खड़े होकर के हम फोटो खिंचवाते थे। समझ रहे हैं आप। तो वो जब फोटो डेवलप होकर के आती थी तो साथ में एक नेगेटिव रोल का प्रिंट भी आता था कि कल को फोटो खराब हो जाए तो इसके अपन डेवलप करवा सके। तो वो जो नेगेटिव रोल है पुराने कैमरों में प्रयुक्त, उसे ही हम फिल्म स्ट्रिप भी कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो मैं लिख देता हूं, यह पुराने कैमरों में प्रयुक्त नेगेटिव रोल भी कहा जाता है। यानी पुराने कैमरों में जो इस्तेमाल होने वाला नेगेटिव रोल था उसको क्या कहा जाता है, फिल्म स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। इसके अलावा कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे कि इसमें डायस्कोप, एपिडायस्कोप और एनसाइक्लोपीडिया, तो ये देख लेते हैं। अब साहब इसके अलावा एक आया साहब डायस्कोप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डायस्कोप इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्टर, इज ए नेम ऑफ प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर ही है। इससे शुरू में जब ये नया नया आया था तो चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता था, तो लोग समझते थे तो जादू है, और अंदर से एक लाइट और जलती रहती थी। तो एक चित्र विस्तारक यंत्र है ये, और इसे उस समय एक विशेष नाम दिया गया,
इसे मैजिक या जादुई लालटेन भी कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन साहब इसके अंदर एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई कि इस डायस्कोप से हम चित्रों को मनचाहे आकार में घटा के या बढ़ा करके प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे। घटा या बढ़ा करके प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से इसी डायस्कोप का एक आधुनिक रूप आया जिसका नाम पड़ा एपिडायस्कोप। अब इससे हम चित्रों को मनचाहे आकार में घटा या बढ़ा सकते थे। इसी वजह से यह डायस्कोप का आधुनिक रूप, डायस्कोप का आधुनिक रूप माना जाता है। तो डायस्कोप का आधुनिक रूप कौन सा है? एपिडायस्कोप माना जाता है। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब साहब एक अंतिम उदाहरण और ले रहा हूं दृश्य सामग्री का, और वो है एनसाइक्लोपीडिया। ध्यान रखिए विद्यार्थी मित्रों, एनसाइक्लोपीडिया का एक नाम विश्वकोश भी है, जो अलग अलग देशों के अंदर अपना अलग अलग लिखा गया है। जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिकाना। तो भैया इसमें क्या होता है कि किसी भी देश में घटित होने वाली घटनाओं के प्रामाणिक तथ्य और साक्ष्य मौजूद होते हैं, जिनका वक्त पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि यह विश्व के सर्वाधिक प्रामाणिक व सत्यापित ग्रंथ माने जाते हैं। यानी दुनिया की सारी किताबें इनके सामने आके झूठी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये सबसे मौलिक ग्रंथ है। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि एनसाइक्लोपीडिया तक आकर के हमने कर लिया है दृश्य सामग्रियों को कंप्लीट। तो दृश्य सामग्रियां यहां पर आकर होती है कंप्लीट। तो हमने श्रव्य पढ़ लिया, दृश्य पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री, लेकिन वो इस क्लास में नहीं, वो अगली क्लास में। तब तक के लिए मजे लेते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, और लाइफ को यूं ही रोचक बनाए रखिएगा मेरे साथ, सोनी एजुकेशन के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू विद्यार्थियों।